नमस्ते भाइयों। आरआरबी एनटीपीसी चैप्टर वाइज हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। जिससे कि हमने 5 वीडियो देख चुके हैं, पीछे 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, जीत तो करेंगे नहीं हम। और यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग 6ठे वीडियो में देखेंगे, प्राचीन इतिहास है ये। ठीक है, हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास थोड़ा बोरिंग हो सकती है क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा तबीयत इशू है। बाकी अच्छे से पढ़ाएंगे। बाकी हर एक क्वेश्चंस को जो पढ़ लिए हैं वो भी ट्राई करेंगे और नहीं पढ़े हैं वो भी ट्राई करेंगे, ताकि आपकी बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, पहले देखते हैं। सारनाथ में शेर की राजधानी, यू नो, शेर की राजधानी अर्थात जिस प्रतीक में शेर छपा हो, यानी कि हमारा नेशनल प्रतीक। नेशनल प्रतीक किसके द्वारा लिया गया है, किसका नेशनल प्रतीक है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कमेंट सेक्शन में देंगे उत्तर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ठीक है, तो उसको किसने बनाया था, कहाँ से आया है? सारनाथ में पाया गया एक मौर्य स्तंभ है। ठीक है, शीर्ष जिसे शेर की राजधानी के नाम से जाता है। क्लियर? और मौर्य मूर्ति कला का जो मेन चल रहा था उस टाइम का, बेहतरीन उदाहरण है उस टाइम का, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मूर्ति कलर का। ठीक है, तो उसमें क्या है उस चित्र में, आपको पता है उस चित्र में क्या है? सामने बड़ा सा शेर है, ये शेर है मान लो, बड़ा सा शेर, घोड़ा भी है उसमें। ठीक है, बैल भी है और हाथी भी है। इस प्रकार से उसमें वो प्रतीक है जो कि हमारा नेशनल प्रतीक है। कौन बनाया उसको, किससे संबंधित है? अशोक, अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। उसको आप नोट करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अशोक सम्राट की शिलालेखों का विवाचन किया था? आपको पता है अशोक बिंबिसार बिंदुसार के पुत्र था। ठीक है, अशोक जो है बिंदुसार, बिंबिसार अलग हो जाता है, बिंबिसार जो बीबी बुलाता था। ऐसा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आप लोग खुश हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे ना, ऐसा ऐसा आपको एक बार लाइव आके मैं पढ़ाया भी था। बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिलीट कर चुका हूँ मैं वहाँ से। तो बाकी बेस्ट बेस्ट चीज़ से मैं ऐसा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जैसे आप खुश हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दे देंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, अशोक जो है 269 पे, कब? 269 पे, 269 ईसा पूर्व ना, 269 ईसा पूर्व पे सिंहासन का ताज पहना था। ठीक है, सिंहासन का ताज पहना। उसके बाद 8 साल बाद जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ये सबसे बेस्ट तरीके से कहानी से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस सॉरी, तो तबियत इशू है। तो 8 साल बाद जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके वजह से मेन अशोक को पहचाना गया। ठीक है, पापी के रूप में भी और अच्छाई के रूप में भी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कहानी बताऊंगा ना, खुश हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे। तो वही उसी को 1837 में अंग्रेज है जेम्स प्रिंसेप, उसके शिलालेखों को पहचाना। कैसे समझते हैं उसको, शिलालेखों को पहचाना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, नहीं तो आप देखेंगे नहीं वीडियो, जिसमें नुकसान आपका भी है मेरा भी है। तीसरा प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? और दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, आपको लास्ट में बेस्ट आपके फायदे के लिए एक चीज बताई जाएगी। ठीक है, ठीक है, फायदे के लिए चीज बताई जाएगी, तो उसको आप लोग देख लेंगे। कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? आपको पता है 14 बृहत शिलालेख है। बृहत शिलालेख यानी बहुत बड़ा बड़ा शिलालेख, शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखे हुए चीजें। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध बोल रहा है, मैं बताया कलिंग का युद्ध बेस्ट ऑफ द युद्ध अशोक के बारे में जो बताता है। कलिंग कहाँ होता है? उड़ीसा, जिसके उसके बाप दादाओं ने वहां कलिंग में लड़ने का हिम्मत की। तो ऐसे कहानी बताऊंगा दोस्तों, खुश हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये 14 शिलालेख जो है, तो कलिंग के युद्ध के बारे में 13 शिलालेख में बताता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन कराते आते हैं। तो अशोक के युद्ध के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है हिस्ट्री को, एक कलिंग के युद्ध जो बाकी और हिस्ट्री के, तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चौथा, मौर्य के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित किस पुस्तक? भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज है। ठीक है, अब मेगास्थनीज को किसने लिखा है, आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, आगे देखते जाइए वीडियो को, इसका ट्रिक बताऊंगा। मेगास्थनीज को मगा मतलब जो बुक लिखा है मेगास्थनीज ने, कौन सा बुक लिखा है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 7 वर्गों में कौन कौन सा वर्ग में बांटा गया है और किसने लिखा है मेगास्थनीज? मैं इंडिका, इंडिका जो बुक है उसमें वर्णित है। इंडिका बुक में किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज कौन है वो भी बताऊंगा। मेगास्थनीज जो है, इंडिका को स्थनीज द्वारा लिखा गया है, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा आया था। ठीक है, यूनानी राजपूत है ये। ठीक है, ये कौन है? यूनानी राजपूत है, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है,
इसको आप लोग नोट करेंगे। इंडिका बुक लिखा था उसने, और जो 7 वर्ग में बांटा गया, कौन से 7 वर्ग है? दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहा और शिल्पकार और दंडाधिकारी और सभासद, ऐसे 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, ये सब मेरे को याद है, आप लोग भी याद कर सकते हैं हिस्ट्री मेरे से पढ़ के। ठीक है, हिस्ट्री अगर संपूर्ण वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई करेंगे। ठीक है, 5वां, मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग से अशोक की शिलालेख। अशोक की शिलालेख बहुत जगह मिले हैं दोस्तों। तो अशोक के उत्तर, ये उत्तर और ये पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वो साबजगढ़ी साइड। ठीक है, साबजगढ़ी साइड आपको मिला है। तो शिलालेख में कौन सा लिपि को यूज किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो उधर की जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है। खरोष्ठी, ये खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। 64 लिपि में लिखा गया है दोस्तों टोटल। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि में उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको पता है दीन के प्रशासन की देखभाल करने वाले को अमात्य कहा जाता है। नागरिक सेवक जो होते हैं दीन में, उसको अमात्य। तो ये बिल्कुल सही। समहारता, समहारता किसको बोलते हैं? जो राजस्व को संग्रह करे, साम्राज्य का जो सभी राजस्व जो पैसा को कलेक्ट करे, उसका प्रभारी को बोलते हैं समाहर्ता। तो ये भार मापन थोड़ी रहेगा, ये गलत है। ठीक है, धम्म महापात्र क्या होता है? धम्म महापात्र जो अशोक का जो धम्म होता था उसके प्रसार की निगरानी के लिए धम्म महापात्रों की वो किया गया था, परीक्षण के लिए। ठीक है, धर्म का जो प्रसार है धम्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। 7वां, कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने दंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपको पता है कौन सा बुक आपको बताता है बोल रहा है। ठीक है, तो ये है राक्षसों को फेंकने के लिए, मान लो, या नंदोवंश को फेंकने के लिए, नंदवंश के राक्षसी है उनके, वो है, तो मुद्रा राक्षस इसका आंसर है। अब इसको मैं ट्रिक बताता हूँ, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है, इंडिका को किसने लिखा है, ये आपके हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है, नाम से स्पष्ट है राक्षस। ठीक है, तो राक्षस को कौन लिखेगा? कई भागों में क्या रहेगा? मुद्रा राक्षस जो है कई भागों में क्या रहेगा? बटा रहेगा। क्या बटा रहेगा? बटा रहेगा। ठीक है, कई भागों में बटा रहेगा। मैं बार बोला, बटा रहेगा, बटा रहेगा, बटा रहेगा, यानी कि किसमें बटा रहता है? पेड़ किसमें बटा रहता है? शाखा में। ठीक है, किसमें बटा रहता है? शाखा में। ठीक है, किसमें बटा रहता है? शाखा में। बार बोल रहा हूँ ना, तो वी शाखा दत्त इसके लेखक है। वी शाखा दत्त। राक्षस में क्या होता है? कई भागों में बांटा, कई रावण, कई कंस, ऐसे में बहुत से प्रकार के राक्षस, उपनखा, ये सब बटे हुए हैं। ठीक है, तो वी शाखा। ठीक है, इंडिका, इंडिया का क्या है? इंडिया देश, इंडिया देश के मेगा स्थान है, बहुत सारे स्थान है, बड़े, मेगा मतलब 6। ठीक है, कई प्रकार के स्थान है। ठीक है, तो मेगा स्थनेज, इसको कौन लिखा है? मेगा स्थनेज ने। अर्थशास्त्र, हमारा देश क्या था? अर्थ यानी कि धन होता है। ठीक है, हमारा हमारा जो अर्थशास्त्र कैसा था, मतलब हमारा जो पैसा कैसा था? करोड़ों रुपए थे, करोड़ों, करोड़ों यानी कोटि, कोटि रुपए थे। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? कौटिल्य थे। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ये बौद्ध साहित्य का ये भाग है, दिव्य अवदान, जो अशोक और धर्म, बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए इसका प्रयास किया गया था, दिव्य अवदान। ठीक है, इसको आप लोग लिखते चलेंगे। 8वां, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध का शासक आपको पता है बिंबिसार। ठीक है, कई बीवी से संबंधित था। ठीक है, जो इसके इसका शुरुआत किया था। ठीक है, और इसके जो चिकित्सक है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो भगवान बुद्ध के भी चिकित्सक थे। भगवान बुद्ध के पर्सनल चिकित्सक बिंबिसार के चिकित्सक थे। ठीक है, उसका नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक। जो जीवक को ना औषधि जो विज्ञान होता है उसका शिरोमणि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन है इसका आंसर? मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक जीवक। ठीक है, और राजगीर की राजधानी थी, आपको पता है, बिंबिसार की। ठीक है, यूनानियों के लेखन में किसे सैड्रोकोटस कहा जाता है? सैंड्रोकोटस। ठीक है, यूनानी, यूनानी पता है आपको, जो चंद्रगुप्त मौर्य सैड्रोकोटस के द्वारा नाम से संदर्भित था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य शास्त्रीय ग्रीक के हिसाब से। ठीक है, तो उसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, और आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट दिन अपने कहाँ बिताया था? लास्ट दिन में हो गया था स्वर्ण बेल गोला, पढ़े होंगे आप लोग, स्वर्ण बेल गोला। ठीक है, गए थे। ठीक है, जहाँ पे अपना अंतिम दिन बिताया था, और संथारा का अभ्यास करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न के बाद में अभी आप लिखेंगे तो आपको एक फायदे की चीजें बताइए। ठीक है,
अशोक द्वारा प्रचारित धम्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अशोक की जो धम्म नीति है वो किससे संबंधित था? आपको पता है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था थी। क्या थी? नैतिकता की व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था। अशोक द्वारा प्रसारित धम्म किससे संबंधित है? ठीक है, नैतिकता सिद्धांत। ठीक है, तो क्लास इतना ही। ठीक है, आपको पता भी है कि ये प्रचार प्रसार के लिए अशोक के जो पुत्र थे, बताता हूँ, महेंद्र महेंद्र और संघमित्रा धम्म के जो प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका तक भी गए थे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा वॉच करने के लिए। ठीक है, अगर आपने मेरे सभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो जाकर देखेंगे, आपको बेस्ट जियोग्राफी का वीडियो भी दिखेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको स्टडी जीके का फुल सीरीज भी चल चुका है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो जाके प्लीज वॉच करेंगे। ठीक है, चैनल पे। और आपके फायदे के लिए ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि हम लोग को इसको करोड़ों मिलियन तक पहुँचाना है। तो इसके लिए मैं एक टीचर का भी अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, जिसको मैं महीने की 1000 रुपीज़ महीने में हर एक दिन के हर एक घंटे का दूंगा। ठीक है, हर एक दिन के हर एक घंटे का 1000 रुपये। ठीक है, महीने के हर एक दिन के 30 दिन के हर एक घंटे का 1000 रुपये दूंगा। तो आप जोड़ लेंगे कितना रुपये होगा। ठीक है, हर एक घंटे का 1000 रुपये। ठीक है, जितना करना पड़ा उतना का 1000 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे किसको किसको चाहिए इसका जॉब। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, तो इसके लिए जॉब निकाली गई है। तो प्लीज़ चैनल पूरा वीडियो को देखें। धन्यवाद। ऐसे जॉब के लिए कमेंट सेक्शन में तो देंगे। धन्यवाद धन्यवाद।